नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 29 सितंबर 2022 और हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, वो है भारत के नए सीडीएस किन्हें नियुक्त किया गया है, भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, भगत सिंह हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर किया गया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, और अमेजोन भारत में सौर फार्म जो स्थापित कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है और कितने कैपेसिटी का कर रहा है, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के नए सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल दिनकर अस्थाना और जनरल एस के पुरी। तो भारत के नए सीडीएस जो नियुक्त हुए हैं वो हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इस प्रश्न से जुड़े जो फैक्ट्स हैं उसे देख लेते हैं हम सब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है और देश के दूसरे सीडीएस होंगे, क्योंकि पहले सीडीएस जो थे वो कौन थे, जनरल बिपिन रावत। और आपको पता है कि इनकी जो नियुक्ति हुई थी जनरल बिपिन रावत की वो दिसंबर 2019 में हुई थी और ये मिग हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये पद खाली था और अब भारत के दूसरे सीडीएस के तौर पे अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी रह चुके हैं, साथ ही साथ वे भारतीय सेना के डीजीएमओ भी रह चुके हैं। अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, साथ ही साथ सेना मेडल के अलावे विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जा चुका है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे, हमने आपको पहले ही बताया, और इनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी। देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है यानी सीडीएस जो होता है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी चेयरमैन होता है। अगर कुछ और फैक्ट्स को हम देखें तो आपको बता दूं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वह क्या होता है, 4 स्टार जनरल होता है और सीडीएस रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख भी होता है। रक्षा मंत्रालय में पहले से ही 4 विभाग थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डीआरडीओ, और अब 5वां विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और इसके प्रमुख जो होंगे वह कौन होंगे, सीडीएस ही होंगे। ठीक है, सीडीएस की नियुक्ति क्यों की जाती है, तो आर्म फोर्सेस के बीच आवश्यक तालमेल लाने के लिए इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अगर कुछ और चीज़ों को हम देखें तो सीडीएस जो है तीनों सेनाओं से जुड़े जो मामला है वो रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के तौर पे काम करता है, लेकिन तीनों जो है वो किसी भी सेना प्रमुख नहीं होते हैं। ठीक है, वह तीनों में से किसी के सेना प्रमुख नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए इन तीनों सेना प्रमुख जो होते हैं वो अपनी अपनी सेना की कमान संभालते हैं, ये सिर्फ तालमेल समन्वय बैठाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं सीडीएस जो है किसी भी ऑपरेशनल या मिलिट्री कमांड नहीं दे सकते। कहने का मतलब है वह तीनों सेनाओं के प्रमुख के ऊपर कोई भी सैन्य आदेश जारी नहीं कर सकते। सीडीएस का जो काम है वो सैन्य आदेश जारी करने का नहीं है, बल्कि तीनों सेनाओं से जुड़े जो मामला है उससे क्या होगा, सरकार को उनको निष्पक्ष सलाह देना है, ये काम होता है सीडीएस का। ठीक है, और तीनों सेनाओं की प्रमुख की तरह ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी एक 4 स्टार जनरल होता है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर 4 स्टार जनरलों में सबसे सीनियर अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इनका अगर हम सैलरी की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सैलरी, भत्ते और योग्यताएं जो हैं वो तीनों सेना प्रमुख के बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। चेन्नई, तिरुपति, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तिरुपति। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपका तिरुपति में। तो हम फैक्ट्स को देख लेते हैं एक बार। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ जो है ये आपका 16 सितंबर 2022 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। इस संयंत्र की स्थापना मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है और इस संयंत्र की जो लागत आई है वो आई है 165 करोड़ रुपए। 10 एम्पीयर प्रति घंटा की क्षमता वाली
20,000 सेल उत्पादन करने में यह संयंत्र सक्षम है। और ये जो आपका सेल जो उत्पादन होगा वो पावर बैंक में यूज किया जा सकता है। इस संयंत्र में मोबाइल फ़ोन, सुनने और पहनने योग्य उपकरण जैसे अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों के सेलों का उत्पादन किया जाएगा, यानी बैटरियों का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में भारत जो है वो लिथियम आयन सेल जो है उसकी अपनी खपत की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से आयात के माध्यम से पूरा करता है। अगर देखिए हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है आप सब जानते हैं हैदराबाद भी है, लेकिन विशाखापट्टनम भी है। ठीक है, राजधानी कहाँ बनाई गई है? विशाखापट्टनम बनाई गई आंध्र प्रदेश की। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था, है ना, 1956 में। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या अगर हम देखें तो 26 है आंध्र प्रदेश में। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है? 176 है। राज्यसभा की सीट अगर हम देखते हैं तो 11 है और लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 25 है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्लियर? और कुछ अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ का जो राजभाषा है वो तेलुगु है। कौन सा है? तेलुगु। ठीक है, लिंगानुपात भी अगर देख लेते हैं, लिंगानुपात कितना है? 993 महिला हैं 1000 पुरुष पे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार। तो इससे जुड़े फैक्ट्स को हम चेक कर लेते हैं एक बार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 सितंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है उस पर देखते हैं। इस योजना के तहत प्रति वार्ड, ठीक है, 10 सोलर लाइट लगाने का प्रावधान है। ठीक है, हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जा सकती है इस योजना के तहत। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर 10 अतिरिक्त सोलर लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है। 10 लाइट तो लगेगी, ठीक है, प्रति वार्ड, लेकिन पर पंचायत सार्वजनिक स्थलों पर, यानी जैसे हॉस्पिटल्स हैं, विद्यालय हैं, है ना, मंदिर हैं, तो उन सभी जगहों पे क्या होगा? 10 अतिरिक्त सोलर लाइट लगाया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। शुरुआती चरण में 5 जिले इस योजना के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर चयनित किए गए हैं। 5 जिलों को इसमें चुना गया है प्रायोगिक रूप से, इसका देखने के लिए क्या इसका फीडबैक आता है और किस तरह से कार्यान्वयन होता है। ब्रेडा द्वारा चुने गए एजेंसियों के द्वारा 5 वर्ष तक इसका मेंटेनेंस किया जाना है। ब्रेडा जो चुनेंगी जिस एजेंसी को, वह इसके रख रखाव और मेंटेनेंस का काम 5 वर्षों तक करेगी। बिहार की बात करते हैं तो बिहार का जो कैपिटल है आप सब जानते हैं कहाँ पे है? पटना में है। और जो वर्तमान में गवर्नर है वो फागू चौहान है ना, फागू चौहान है। और CM है श्री नीतीश कुमार। पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा। ठीक है, इसी को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम और चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है किस हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? आपके पास ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा और केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा। ठीक है, 25 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो है शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को, और इन्हीं के जन्मदिवस पे यह घोषणा किया गया है। ठीक है, और 23 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। हवाई अड्डे का रनवे जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित है, जबकि इसका टर्मिनल जो है वो मोहाली के छिहूर हेरी गांव के रनवे के दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रनवे कहीं और है और इसका टर्मिनल कहीं और है। यह हवाई अड्डा 6 घरेलू एयरलाइनों को सेवा प्रदान करता है और चंडीगढ़ को 17 घरेलू गंतव्य और 2 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से जोड़ता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
यह हवाई अड्डा एक सीमा शुल्क हवाई अड्डा है, ठीक है। और साथ ही साथ और याद रखिएगा कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2021 में एशिया प्रशांत में हाइजीन मेसर्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में इसे सम्मानित किया गया था। किसे? चंडीगढ़ हवाई अड्डे को, जो कि अब शहीद भगत सिंह हवाई अड्डे के तौर पे जाना जाएगा। अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ आपको पता होना चाहिए, इसका जो वास्तुकार था, ठीक है, वो कौन था? ली कार्बूजियर। कौन था? ली कार्बूजियर, ठीक है, ये वास्तुकार था। और अभी प्रशासक के तौर पे जो यहाँ पे हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अमेजोन भारत में कितने सौर फार्म स्थापित कर रहा है? 1, 5, 3, 4। अमेजोन भारत में कितने सौर फार्म स्थापित कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका 3, ठीक है। चलिए फैक्ट्स को थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। अमेजोन जो है वो भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजना के तहत राजस्थान राज्य में 3 सौर फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इस योजना के तहत अमेजोन जो है 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के 3 फर्मों की सहायता से, ठीक है, 3 फर्मों की सहायता से स्थापित इसे कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत अमेजन भारत में 14 शहरों में 23 नई सौर रूफटॉप योजनाओं पर भी कार्य कर रहा है और इसकी मदद से अतिरिक्त 4.09 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। भारत में कंपनी की कुल सौर रूफटॉप परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी और सौर रूफटॉप अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है यह बढ़कर 19.7 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। अमेजन के पास इस समय विश्व में 21 देशों में कुल 379 अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। अगर हम यहाँ पे और चीज़ों को देखते हैं तो जो हम लोग यहाँ पे देखें 3 फर्म, ठीक है, तो 3 फर्म जो है, एक तो है आपका रिन्यू पावर जो कि 420 मेगावाट जो उत्पन्न करना है उसमें से 210 मेगावाट एक इस परियोजना पे काम कर रहा है और एक आपका है AMP एनर्जी इंडिया, ठीक है। ये जो है आपकी 100 मेगावाट योजना पे काम करेगा और एक कंपनी है ब्रुकफील्ड, ठीक है, एक है ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स ये जो है 110 मेगावाट के लिए काम करेगा। ये 3 फर्म मिलकर 420 मेगावाट की क्षमता प्रदान करेंगी, ठीक है। देखिए अगर अमेजन की सौर रूफटॉप योजना की बात करें तो हम लोगों ने देखा 14 शहरों में 23 नई सौर रूफटॉप परियोजनाओं पर काम हो रहा है और इससे जो है 19.7 मेगावाट तक क्या है इसमें अक्षय ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और चीज़ों की तो आपको मैं बता दूँ कि अमेजन की भारत में जो योजना चल रही है वह दुनिया भर में 71 नई परियोजनाओं का जो स्थान है उसका ही हिस्सा है। अमेजन के पास इस समय कुल 21 देशों में 379 अक्षय परियोजनाएं चल रही हैं। अमेजन वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा कॉरपोरेट खरीदार है। अमेजन की इन 379 जो अक्षय ऊर्जा परियोजना है उसमें 154 जो है वो विंड का है और विंड और सौर फार्म है और 225 जो है ये आपका सौर परियोजनाएं शामिल है जिसकी कुल क्षमता 18.5 गीगावाट की है। कितना? 18.5 गीगावाट, ठीक है। अकेले अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखें तो कंपनी कुल 57 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। जय हिंद, जय भारत।